हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, जो हमने आपकी ये श्रृंखला शुरू की है भारत संविधान से क्वेश्चंस की 160 की, जिसमें हमने आपका नाम रखा है कि डोज़। तो आज आपकी ये दूसरी डोज़ है संविधान के प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न आपके। शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, जो आज दोस्त चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपकी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारे भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप है वह किस देश से है। आयरलैंड से है, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो 53 का आपका आंसर होगा सी, वो है कनाडा से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? किसके बारे में पूछा है? समवर्ती सूची के बारे में। सोवियत संघ से है, इटली से है, ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से है? तो बताइए। 54 का आपका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया से है। जो हमारे भारत का जो संविधान है उसमें जो समवर्ती सूची ली गई है वो किसकी देन है? वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन, वैसे आपके जितने भी मैंने लिए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये भी, अब तो ये जितने भी आपके प्रश्न चलेंगे ना, ये भी है, ये भी है, जितने भी होंगे आपके आगे ये सारे ही आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, ये भी आपका बहुत है, ठीक है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका या फिर आयरलैंड से? क्या पूछा है? नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो ये हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। मुझे लगता है ये तीन जो प्रश्न हैं ये आपको नोट डाउन भी करने चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। तो अगर हम नोट डाउन करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? 268, 368, 258 या 358? तो 56 का आपका उत्तर होगा बी, 368 यानी कि 368 क्या रखे गए हैं? भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? और अभी आपको पता है कितने हमारे जो हैं संशोधन हो चुके हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? 34वें संशोधन द्वारा, 32वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? क्या पूछा गया है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? किसमें? संविधान में। तो 57 का आपका उत्तर होगा डी, 42वें संशोधन द्वारा। इसको भी नोट डाउन करिए, इसको भी नोट डाउन करिए। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, ध्यान से सुने, मौलिक अधिकारों में से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 25वें संशोधन द्वारा, 50वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा? तो 58 का आपका उत्तर होगा डी, 44वें संशोधन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान या दोहरी नागरिकता? तो देखिए, हमारे जो संघात्मक व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है पूछा है, तो वह है दोहरी नागरिकता, ठीक है। लेकिन हमारा शक्तियों का विभाजन भी है विशेषता, और जो है ये भी है, लिखित व कठोर संविधान भी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। 42वें संशोधन के बाद अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? क्या पूछा है? समवर्ती सूची में 42वें संशोधन के बाद 97, 66 या 52 या फिर 49? तो 60 का आपका आंसर होगा सी, 52, ठीक है। क्या है? समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? 52। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करिए। भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 66, 97, 102 या फिर 47? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में, यहाँ क्या पूछा है? समवर्ती सूची में
यहाँ क्या पूछा है, संघ सूची में ध्यान से देखना प्रश्नों को। विषय तो आपका 61 का उत्तर होगा बी 97 विषय। यहाँ पर कितने रखे गए हैं, 52, यहाँ पर कितने 97। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42वें संशोधन के बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद अब राज्य सूची में कितने विषय रह गए हैं। क्या पूछा है, राज्य सूची में। पहले पूछा आपसे समवर्ती, फिर पूछा संघ, फिर अब पूछा है राज्य सूची। सारी सूची के जितने भी हैं विषय आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 97, 61, 47 या फिर 60, 97, 61, 47 या फिर 60। तो 62 का आपका होगा बी 61 रह गए हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। क्या पूछा, केंद्र और राज्य के बीच यानी के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त सूची। तो आपको बताना है इसमें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों ही सूची के आधार पर क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, संचालन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों सारे ही प्रश्न अच्छे हैं, इनको अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, नोट डाउन करिए इनको। जो कह रही हूँ उनको तो कर ही लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संघ सूची के विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। या फिर समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। या फिर अवशेष विषयों के संबंध में राज्य कानून बना सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, कौन सा कथन गलत है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका ये वाला गलत है। क्या वो संघ सूची के विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है, ध्यान से सुनिए आप। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं, है ना। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ना और इनको नोट डाउन भी कर लेना। इसको प्रश्न को ऐसे नोट डाउन मत करना कि यह कथन गलत है। ये तीनों पॉइंट अपनी जानकारी के लिए आप लिख कर रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय, समझते होंगे वित्तीय क्या होता है, वित्त मंत्री द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, अंतरराज्यीय परिषद द्वारा। तो 65 का आपका उत्तर होगा सी, वित्त आयोग द्वारा, ठीक है। ये काम वित्त आयोग ही करेगा वित्तीय का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। ये आपका हो चुका है, नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया रहमान खान जी द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, या फिर लियाकत अली द्वारा। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये चौधरी रहमत अली के द्वारा। बहुत, इसको भी नोट डाउन करिए आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, थोड़ा लो जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से ये दिखाई दे। प्रश्न है अनुच्छेद और आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग किसके लिए किसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए वित्त आयोग का, अंतर्राज्यीय परिषद का, योजना आयोग का, निर्वाचन आयोग का। तो 67 का आपको उत्तर बताना है, ये उत्तर होगा आपका बी, अंतर्राज्यीय परिषद का। क्या, अनुच्छेद 363 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई। दोनों ही प्रश्न अंतर्राज्य से बन गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लेना। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब की गई थी। जून 1990 में, जुलाई 1991 में, जून 1992 में, अगस्त 1993 में। तो कब की गई थी ये बताना है। तो 68 का आपका उत्तर होगा ए, जून 1990 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280, ध्यान से सुने, के उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है। कितना मतलब समझने की जरूरत है इस वाले प्रश्न में। योजना आयोग, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का आपको होगा बी, वित्त आयोग का। भाई जब वित्तीय काम है तो फिर वित्त ही तो होगा ना।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने व उन्हें संचालित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने, जो नागरिकता के कानून या नियम जो भी बनते हैं वो उनको संचालित करने का अधिकार किसका है? संसद का, राज्य विधानमंडलों को, या फिर उपरोक्त दोनों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 70A का होगा सिर्फ संसद को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान विधान किस भाग में दिया गया है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, भाग 4 में अनुच्छेद 5 से 11, भाग 5 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, भाग 10 में अनुच्छेद 5 से 11। अब ये तो सब सेम है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे बताना कौन से भाग में है। तो 71 का आपका उत्तर होगा भाग 2 में। ये तो आपको पता चलेगा 5 से 11 तक है, लेकिन कौन से भाग में है? भाग 2 में। जो कल हमारी श्रृंखला हुई थी वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं और कितनी अनुसूची हैं। आपको अगर याद हो, अगर याद नहीं है तो जो कल की आपकी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, ठीक है। 72 का आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच में ही केवल मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 राज्याधीन नौकरियों के विषय में अवसर की समानता, या फिर अनुच्छेद 29 व 30 में प्रदत्त सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। तो इसमें आपको देखिए इसका आपका क्या उत्तर होगा। 72 जो आपका है इसमें आएगा उपयुक्त सभी अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर ये उपयुक्त नहीं आया था, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो है डी आंसर है और ABCD नहीं है। तो ये हमें सभी अधिकार हैं, मूल अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20 से 29, इसको थोड़ा हटा देते हैं, 29 से 30 में प्रदत्त सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार ये सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी ऊपर थोड़ा सा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 23 अनुच्छेद, 33 अनुच्छेद, 43 अनुच्छेद, या फिर 53 अनुच्छेद? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल अनुच्छेद तो मैंने आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है मूल अधिकारों के संबंध में। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। 73 का आपका उत्तर हो जाएगा ए 23 अनुच्छेद में। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 74 का आपका उत्तर होगा सी, संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 1922, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? तो 75 का उत्तर होगा आपका ए, 14 से 18। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। उपयुक्त सभी स्वतंत्रताएं। प्रश्न आपका उत्तर पता चल ही गया है, ये सभी स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको नोट जरूर करके रखें, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 25 से 28 तक, ठीक है, नागरिकों के कौन से अधिकार हैं? तो 77 का आपका होगा सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नोट करिए इसको प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न में से कौन से जारी किए गए हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेक्षण, या फिर उपयुक्त सभी? तो 78 का आपका होगा सी, प्रतिषेध। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन प्रश्नों को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा धुंधले से भी आए हुए हैं, लेकिन वाला प्रश्न तो जरूर देख लेते हैं।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या फिर 43वें संशोधन द्वारा? तो आपका 80 का होगा ए, 42वें संशोधन द्वारा किसकी व्यवस्था की गई है? मूल कर्तव्यों की। ठीक है, मैं आपको बोलकर बता दिया, इसको आप नोट कर लेना। थोड़ा ये धुंधला आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 81 का आपका उत्तर बताइए। अभी आपको बताया था मैंने कि कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का हमें अधिकार मिला हुआ है, तो आपको अनुच्छेद 25 बताया था, वही इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न को मिलाना है। अस्पृश्यता निवारण अनुच्छेद 19, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 17, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 18, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 14। तो 82 का मैचिंग करना है, पहले हम मैचिंग देख लेते हैं। तो 82 का आपका मैचिंग है ए, यानी कि 1 2 3 4 सब सामने ही ये मैच हो रहे हैं। अस्पृश्यता का निवारण अनुच्छेद 19 में, उपाधियों का अंत जो अनुच्छेद 17 में, और जो आपके कानून के समक्ष समानता है वो अनुच्छेद 18 में है। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद इसमें 14 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स या फिर बनाम राज्य भारत राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सोमदत्त बनाम पंजाब राज्य? तो आपको इसे बताना है। तो 83 का आपका होगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आपका टिक भी लगा हुआ था। क्या है क्वेश्चन को आपने पढ़ा ध्यान से। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसे बनाम केरल राज्य क्योंकि ये केशवानंद भारती केरल राज्य में हुआ। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 1, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 8 में? नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन ऊपर भी आया था आपका। 84 का आपका होगा भाग 4 में। दोनों ही नोट डाउन करना, वहां पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 33 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 60, अनुच्छेद 64 से 68। तो 85 का आपका उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व। नोट डाउन करिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हो चुके हैं आपके, यहाँ आ जाते हैं हम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों में प्रमुख अंतर क्या है? बताना है इसमें। प्रमुख अंतर हमें बताना है। मूल अधिकारों न्याय योग्य होते हैं, लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार निषेधात्मक है, जबकि निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। या फिर उपयुक्त ए बी दोनों सही है, या उपयुक्त में कोई नहीं है। तो क्या बताना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों में प्रमुख अंतर क्या है? नीति निर्देशक के और मूल अधिकार का अंतर क्या है? तो 86 का आपका होगा सी, ये दोनों ही अंतर इन दोनों में है। क्या? मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व या न्याय योग्य नहीं होते हैं। दूसरा क्या है? मूल अधिकार निषेधात्मक है, जबकि ये जो है आपके निदेशक सिद्धांत क्या है? सकारात्मक निर्देश है। निषेधात्मक यानी कि नहीं, नकारात्मक भी बोलते हैं इसको, निषेधात्मक नकारात्मक। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सकारात्मक। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करना हो सकता है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन हो भी सकता है, नहीं भी। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना, ये भी हो सकता है। उपयुक्त सभी तत्व कौन से हैं? तो 87 का आपका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की गई? बताइए कौन से अनुच्छेद के द्वारा की गई? अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 84 या फिर अनुच्छेद 82?
तो 88 का आपका उत्तर होगा ए। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा? क्या प्रश्न है? संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन आदर्शों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रयत्न करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो 89 का आपका होगा डी। क्या है? कौन से आदर्श हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रयत्न करना। ये तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके संविधान के अनुच्छेद 39 का के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये क ख ये चीज़ों पे भी आप ध्यान देना बच्चों। 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, या फिर 45वें संशोधन द्वारा? तो बताइए दोस्तों कि जो संविधान का अनुच्छेद 39 का है के द्वारा समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान किस संवैधानिक में जोड़े गए, संशोधन में जोड़े गए? तो 90 का आपका उत्तर होगा ए। 42वें संशोधन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सामंजस्य पूर्ण संरचना के सिद्धांत का अभिप्राय है। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों के संबंध में सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः संतुलन संभव नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। आपको लग रहा है कि हो जाएगा, नहीं होगा। मौलिक अधिकार ही सर्वोच्च है, अतः नीति निर्देशक तत्व गौण है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इनके बारे में अभी पीछे पढ़कर आ रहे हैं। दोनों एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं, हो सकता है। फिर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि दो तो हमारे हैं ही नहीं, लेकिन हमारा सी हमने कहा हो सकता है, तो 97 का आपका होगा सी, ठीक है। दोनों ही एक संवैधानिक ढांचे के विभिन्न अंग अभिन्न अंग हैं और उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। चलिए, यानी कि एक दूसरे के ये पूरक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है, उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल जी ने? तो 92 का आपका होगा बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कथन कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो क्या होगा? उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से किन निदेशक तत्वों को जोड़ा गया? कमजोर वर्ग को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था, बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं, वनों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा। तो क्या है? 42वें संशोधन के द्वारा क्या किन निदेशक तत्वों को जोड़ा गया है? तो 93 का आपको होगा सी। बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 93 का आपका हो गया सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सब शंकाओं व विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपकी जो शंकाएं होती हैं और विवाद होते हैं, वो किसके द्वारा हम जांच करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या किसी भी न्यायालय द्वारा? तो 97 का आपका उत्तर होगा ए। उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी शंका व विवाद होते हैं, इसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? राष्ट्रपति पद के लिए जो उठते हैं पद के लिए, इसके उस अभ्यर्थी को कितने रुपये जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? तो 98 का आपका होगा सी। 15,000 रुपये सिर्फ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये तो आपका 99 का उत्तर हो जाएगा बी। 3 लाख रुपये वार्षिक, ठीक है।
कितनी मिलती है पेंशन? 3 लाख रुपये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन-सी शर्त पूरी करना आवश्यक है? अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के आपके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, या फिर अभियोग लगाने वाले सदस्य के उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, या फिर दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/2 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो बताइए क्या होगा? 100 का आपका उत्तर होगा इसका ए। अभियोग लगाने के लिए सदन की समस्त संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर का होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? जब आप महाभियोग लगा रहे हो, या वाला हमने महाभियोग पढ़ा कि कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अब हम यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जो प्रस्ताव लाया जाता है, उसको कितने दिन पूर्व लिखित रूप में सूचना देना आवश्यक है? तो 101 का आपका होगा बी 14 दिन, ना 10 दिन, ना 18 दिन, ना 21 दिन, 14 दिन। संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, या फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो 102 का आपका होगा बी दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। अगर एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन क्या करेगा? उसकी जांच करेगा। क्या आपको पता है अभी तक महाभियोग लगा है किसी राष्ट्रपति के ऊपर? पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आप बताइए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तो सभी को पता होगा कि कौन होता है। 103 का ए राष्ट्रपति जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित हो जाएगा, उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, और या फिर जो है आपके उस राज्य के विधान चुनाव तक राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, या विधान परिषद के समस्त मतदान सदस्य मतदान करेंगे। तो ये उत्तर तो आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। तो 104 का आपका हो गया बी। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न यहीं पर आज ख़त्म होते हैं 104 तक। कल हम फिर 160 तक आपके ये कंप्लीट कर देंगे कल की वीडियो में। तो इसलिए से आपके 3 डोज मिल जाएगी, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है आपके लिए सफिशिएंट होंगे, और इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको साथ के साथ बताती चली हूँ कि इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको भी लगता है और भी कोई नोट डाउन करने लायक आंसर है इसमें क्वेश्चन है, तो उसको भी आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको आप बार बार देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे और आपका पेपर अच्छे से जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे सभी का इस वीडियो से बेनिफिट्स हो।